हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन वही वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत व्यापारिक वैश्विक कृषि पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत अपना जो व्यापारिक खाद्यान्न कृषि है इसका नंबर आता है। इससे पहले हम 7 कृषि हैं, 7 प्रकार की कृषियों के बारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान होता है, शीतोष्ण जो कटिबंधीय मैदान होता है, इस शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान में आपके प्रमुख रूप से व्यापारिक खाद्यान्न कृषि होती हैं। और आपके प्रमुख क्षेत्र देखें तो स्टेपी यानी कि यूरेशिया में स्टेपी, प्रेरी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पंपास जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और आपके पुस्ताज जो कि हंगरी में है, और साथ में लोम्बार्डी हैं जो कि इटली में है। ये कृषि अत्यधिक आपके मशीनीकृत हैं। तो आपके हमने प्रमुख रूप से और भी क्षेत्र देखे तो ये वेल्ड है अफ्रीका का, डाउन्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया का, साथ में आपकी कैडबरी है, कैडबरी आपके न्यूजीलैंड का है। तो यहाँ पर हम क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर व्यापारिक खाद्यान्न कृषि होती हैं। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि होती हैं। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत हमने बहुत सारे इलाके देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पे ये होती हैं। उसके बाद प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत हम बात करेंगे, उसमें स्टेपी हैं जो कि आपकी यूरेशिया में है। स्टेपी हैं जो कि आपकी यूरेशिया में है। स्टेपी यूरेशिया। प्रेरी है, प्रेरी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेरी कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेरी में। स्टेपी में आपकी यूरेशिया। स्टेपी यूरेशिया में, प्रेरी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होती है? व्यापारिक खाद्यान्न कृषि होती हैं। पंपास जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास है, साउथ अमेरिका में। और आपके पुस्ताज जो कि हंगरी में है, पुस्ताज हंगरी। और लोम्बार्डी आपके इटली में, लोम्बार्डी आपके इटली में है, ठीक है ना। डाउन्स है, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स है, ये डाउन्स आपके कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और अफ्रीका में है वेल्ड, वेल्ड कहाँ पर है? अफ्रीका में है। साथ ही में अपने कैंटबरी है, कैंटबरी आपके न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में आपकी कैंटबरी है। अब बात करते हैं अपन प्रमुख रूप से और भी देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी आपके, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी आपके कहाँ पर है? तो आपकी कनाडा में है, जिसका नाम है विनिपेग है, विनीपेग है। क्या नाम है उसका? विनीपेग है, विनीपेग, कनाडा में है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। किस प्रकार की? मध्य अक्षांश हैं, उसके जो आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, इस अर्ध शुष्क प्रदेश में आपके व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती हैं। मुख्य फसलें में यहाँ पर गेहूं है, साथ में मक्का है, जौ है, राई है और जई भी बोई जाती हैं। मुख्य फसलों में यहाँ पर गेहूं के साथ में मक्का, जौ, राई, जई, जौ और मक्का। सभी कृषि कार्य यांत्रिक साधनों से, जैसे ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं, थ्रेसर हैं आदि से की जाती हैं। प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति आपके उत्पादन अधिक होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति आपके एकड़ उत्पादन है वो कम होता है, ठीक है ना। विस्तृत रूप से आपके वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र देखते हैं तो इस क्षेत्र में आपके यहाँ पर देख पा रहे हो यूरोप और यहाँ पर एशिया के मध्य में, साथ में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में और कुछ दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, यहाँ पर साउथ अमेरिका के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है, और कुछ नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है आपको। ये थी आपकी व्यापारिक खाद्यान्न कृषि। अब देखते हैं व्यापारिक फसल और आपके पशुपालन कृषि। व्यापारिक आपके फसल और आपके साथ में पशुपालन कृषि।
जो कि पशुपालन और फसलों का उत्पादन मुख्यतः वाणिज्य आपके व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे कि सूअर का पालन होता है मांस हेतु, और मक्का का उत्पादन होता है सूअरों के लिए चारा के रूप में। तो सूअर से संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है ना। ये आपके प्रमुख रूप से क्या होता है, आपके व्यापारिक फसल और पशुपालन कृषि होती है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय आपके कृषि के अंतर्गत अपन बात करें तो क्षेत्र है आपके भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों का, ओबियसली बात है, नाम ही यही है। फसलें में क्या होगा, अंगूर होगा, संतरा होगा, अंजीर होगा, जैतून होगा और सब्जियां होगी। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में होता है। दक्षिणी यूरोप से, दक्षिण का जो यूरोप है, इस दक्षिणी यूरोप से लेकर आपके उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक आपके जो क्षेत्र होता है फैला हुआ, दक्षिणी कैलिफोर्निया हो गया, मध्यवर्ती चिली हो गया, दक्षिणी अफ्रीका का आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग हो गया, और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा हो गया, ठीक है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा, और आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का हिस्सा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का भी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपके अंतर्गत रहने वाला है। और हमने क्या देखा, दक्षिणी जो अफ्रीका है इसका आपके दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा देखा, यानी कि ये वाला हिस्सा देखा। फिर हमने क्या मध्यवर्ती आपके चिल्ली देखा, तो चिल्ली या चिल्ली के मध्यवर्ती भाग है, इसके अंतर्गत रहने वाला है। तो दक्षिणी अफ्रीका का यहाँ पर आपके दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, और ये जो चिल्ली है, ये चिल्ली का आपके मध्य चिल्ली का क्षेत्र है। कैलिफोर्निया में आपके प्रमुख रूप से इस प्रकार की कृषि की जाती है। किस प्रकार की, जिसमें अंगूर है, संतरा है, अंजीर है, जैतून है, सब्जियाँ वगैरह आपकी उगाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिएगा भूमध्य सागर के आपके भूमध्य सागर के उत्तर दक्षिण में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और ये आपके कृषि का नाम है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि इसे कहते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, जो कि आपके प्रमुख रूप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक आपके फैली हुई है। तो यहाँ पर भूमध्य सागर के समीपवर्ती दक्षिणी यूरोप है। इस दक्षिणी यूरोप में उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी जो अफ्रीका से लेकर उत्तरी अफ्रीका में आपके प्रमुख रूप से ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक फैली हुई हैं। और दक्षिणी जो आपके कैलिफोर्निया है, साथ में मध्यम चिल्ली आपके मध्यवर्ती चिल्ली देखा हमने, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग देखा, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग देखा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बागाती या बागानी या फिर रोपण कृषि के बारे में बात करते हैं। ये एक विशेषता देखें तो इसे नकदी फसल के नाम से जानते हैं, बागाती या बागानी या रोपण कृषि को। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें हैं, तो बागाती या बागानी में चाय है, कॉफ़ी है, चाय की, कॉफ़ी की, टी है, टी तो हो गया, कॉफ़ी, नारियल है, कोकोनट, कोको है, मसाले हैं, मसाले, कोको, नारियल, कॉफ़ी, चाय, केला, बनाना और रबर। विश्व तरह के प्रदेश हैं, उसमें आपके बागाती या बागानी रोपण प्रकार की कृषि होती हैं। रोपण कृषि वृहद स्तरीय आपके लाभोन्मुक्त उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों में अपने अधीन आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना है, केले हैं, अनानास है, खेती शुरू की गई, ठीक है ना। तो रोपण कृषि आपके वृहद स्तरीय लाभोन्मुक्त उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों में आपके अपने अधीन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर की गई, जिसमें अधिक पूंजी निवेश होता है, उच्च प्रबंधन होता है, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का आपके प्रयोग किया जाता है। एक फसली कृषि है ये, श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, यातायात विकसित होता है। फ्रांसीसियों ने आपके जो पश्चिमी जो अफ्रीका है, फ्रांसीसी आए, उन्होंने पश्चिमी जो अफ्रीका थी उस पर कॉफ़ी है, कोको है आदि की खेती करते हैं। और ब्रिटिश वासियों ने भारत और आपके लंका में चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के, आपके पश्चिमी द्वीप समूह में आपके गन्ना है, केले के बाग हैं, ये वगैरह लगाते हैं। और स्पेन और अमेरिका वासियों ने आपके फिलीपाइंस में नारियल और आपके गन्ने के बागान लगाए। तो नारियल और आपके गन्ने के बागान लगाने का काम स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में किया। ब्रिटिश वासियों ने भारत और लंका में चाय के बाग लगाए, भारत और आपके लंका में चाय के बाग लगाए। मलेशिया में रबड़, जो कि पश्चिमी द्वीप के समूह में, जो पश्चिमी द्वीप समूह है उसमें आपके गन्ना और केले का बाग लगाए, ठीक है ना। और अपन फ्रांस वासियों ने देखे तो दक्षिणी अफ्रीका है, वहाँ पर कॉफ़ी और आपके कोकोआ की खेती शुरू करी थी। तो इसमें अधिक पूंजी निवेश होना पड़ता है, उच्च प्रबंधन करना पड़ता है, टेक्निकल आपके आधार होता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, और ये एक फसली कृषि होता है। लेकिन इसमें श्रमिक है वो सस्ते मिल जाते हैं और यातायात विकसित होता है इससे। फिर है बागवानी आपकी कृषि या उद्यानिकी कृषि। इसमें शीघ्र आपके खराब होने वाले उत्पाद होते हैं, जैसे कि फल हैं, फूल हैं, सब्जी है,
शीघ्र आपके क्या खराब होने वाले बागवानी कृषि या उद्यानिकी कृषि की जाती है। ये कृषि बड़े शहरों के आसपास होती है ताकि उत्पादनों को जल्दी बाजार तक आपके उपलब्ध कराया जा सके और उसका त्वरित रूप में यूज़ किया जा सके। इसे आप ट्रक फार्मिंग या आपके जो ट्रक कृषि या फिर ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं इसे। ट्रक फार्मिंग भी इसे कहते हैं अपने। हरित गृही और शीत क्षेत्रों में आपके कृषि ताप का भी इस कृषि में उपयोग है। तो हरित गृह हैं और साथ में शीत क्षेत्र में आपके जो कि कृषि कृत्रिम ताप है, जो कृत्रिम ताप है, कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में आपके क्या उपयोग होता है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप है, यानी कि इस वाला जो हिस्सा है उत्तरी पश्चिम का यूरोप का, शायद में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में, तो अमेरिका का क्या हो जाएगा, ये उत्तरी पूर्वी आपके हिस्सा हो जाएगा। साथ में भूमध्य सागर प्रदेश के अधिक विकसित होती हैं। तो ये आपके प्रमुख रूप से उत्तरी जो पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तर आपके पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में, साथ में भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर में आपकी ये खेती होती है। नीदरलैंड से बागवानी फसल विशेषतः आपके ट्यूलिप एक प्रकार का फूल पूरी यूरोप में प्रमुख रूप से शहरों में भेजा जाता है। तो नीदरलैंड है, वहाँ नीदरलैंड से आपकी बागवानी फसलें हैं। बागवानी फसल विशेषतः आपकी क्या ट्यूलिप है, ट्यूलिप पूरे यूरोप में आपके प्रमुख रूप से शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है उसको आपके ट्रक फार्मिंग का नाम आपके दिया जाता है। ट्रक फार्म या बाजार के मध्य में दूरी जो एक रात भर में आपके तय की जा सके, इसके आधार पर इसे ट्रक फार्मिंग रखा जाता है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाना कृषि भी आपकी की जाती है, जिसमें पशुपालन आपके पशुधन है वो पाले जाते हैं कारखाना कृषि में। कहाँ पर? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में और साथ में पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप और आपके उत्तरी क्या है अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में। अब बात करते हैं डेयरी जो कृषि है वो। डेयरी कृषि के अंतर्गत अपन प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड का नाम आएगा और ऑस्ट्रेलिया है जिसका दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, साथ में तस्मानिया है, कनाडा है और उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ये तो बड़े पैमाने पर आपके दुग्ध उत्पादन हेतु आपके पशुपालन किया जाता है। और न्यूजीलैंड और यहाँ पर आपके दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के हमने बात कर चुका हूँ, तस्मानिया है, साथ में कनाडा है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, तो इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, साथ में गहन श्रम की आवश्यकता होती है और उत्पादकों को शीघ्र वितरण हेतु आपकी कृषि औद्योगिकी और नगरीय केंद्रों के निकट विकसित होना जरूरी है। वरना दूध करोगे क्या दूध लेके, ठीक है ना, घी बनाओगी क्या, तो दूध के पास नगरों के पास रहना आपको ज़रूरी है। तो डेयरी कृषि के क्षेत्र देखें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से नॉर्थ अमेरिका के हिस्सा में रहेगा। यहाँ पर यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, कहाँ पर है, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वो यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से रहने वाला है। साथ ही में आपके ऑस्ट्रेलिया का जो आपके हिस्सा रहने वाला है, जो कि आपके दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पर ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी ये होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब ये थे प्रमुख रूप से हमने कृषि के प्रकार देखे, जो कि 13 प्रकार थे। ये 13 प्रकार हमने देखे और जो कि 13 प्रकार किसके द्वारा दिए गए थे, ये 13 प्रकार आपकी कृषि के बारे में बात करता है। ये फलाना आदमी था जिसका नाम अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड, ये सारी स्थानांतरित कृषि पहली है। ये आपके विटलसी है। विटलसी ने 1936 में आपके कृषि प्रदेशों को विश्व में 13 भागों में 13 प्रकार की कृषि बतलाई थी। ये 13 प्रकार इसके अनुसार हैं, ठीक है ना। चलिए, ये थे डेयरी कृषि, ठीक है ना। ये थी अपनी बागवानी कृषि उद्यानिकी की, ये थी अपनी बागाती या फिर बागानी रोपण कृषि, ये थी अपनी भूमध्य सागरीय जो कृषि थी। ये व्यापारिक फसल या पशुपालन कृषि हमने देखी, उससे पहले व्यापारिक खाद्यान्न कृषि देखी, चावल विहीन निर्माण कृषि, चावल प्रधान निर्माण कृषि, मिश्रित कृषि जिसमें आपके फसल उत्पादन पशुपालन दोनों साथ में होते हैं, व्यापारिक पशुपालन देखा था। और इसी के साथ में हमने देखा था चलवासी पशुपालन। उससे पहले प्रारंभिक स्थायी कृषि देखा था और स्थानीय कृषि देखी थी, जिसके नाम भी हमने बहुत अच्छे से विस्तृत अध्ययन किया था इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार देखेंगे कि संगठन है, उस संगठन के आधार पर देखिएगा। बात करते हैं कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सहकारी कृषि क्या होती है। तो देखिएगा, कृषक समूह मिलकर आपके सहकारी संस्था बनाते हैं और सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव आपके जो फार्मिंग है क्या है कि कृषक आपके समूह
मिलकर सहकारी संस्था बनाते हैं और फिर कृषि करते हैं सामूहिक रूप से। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व आपके प्रारंभ हुआ। पश्चिमी यूरोप के जो डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है, इटली है में ये आपके सफलतापूर्वक चलता है। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली। व्यवहारिक रूप से इसे प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य हैं। तो व्यवहारिक रूप से आपकी क्या है, व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा इसकी सफलता जो सहकारी कृषि है वो डेनमार्क में मिलती है और प्रमुख रूप से एक शताब्दी से पहले ये प्रारंभ हुई। ये सामूहिक कृषि आपके प्रमुख रूप से हम बात करते हैं तो आपके जो कि पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, यूरोप है, इस यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र, जो पश्चिमी क्षेत्र में आपके प्रमुख रूप से हमने देखा डेनमार्क, नीदरलैंड। डेनमार्क देखा हमने, नीदरलैंड देखा, सर्वाधिक आपके डेनमार्क में ही होती है। फिर हम नीदरलैंड देखा, बेल्जियम इसके साथ में, स्वीडन है और इटली आपके शामिल रहने वाला है। ठीक है ना। तो आपके नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है और आपके इटली है और डेनमार्क में तो सबसे ज़्यादा होती है। यूरोप का पश्चिम हिस्सा हो गया। अब अपन बात करते हैं सामूहिक कृषि की। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज के पास होता है। जो कि उत्पादन के साधन है, इस उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है समाज के पास। ये होती सामूहिक कृषि। देखिएगा, ये सामूहिक श्रम पर आधारित होती हैं और इसका प्रारंभ ये सोवियत संघ में हुआ था। तो ये आपका मामला कहाँ पर हुआ, सोवियत संघ में शुरू होता है। सोवियत संघ में ये प्रारंभ होता है। साथ में आपके सोवियत रूस में इसे आपके कोल खोज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोल खोज कहते हैं। इसे कोल खोज कहते हैं अपने संयुक्त रूस में इसे। और देखिएगा, सामूहिक जो इम्पोर्टेंट टर्म्स और फैक्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके जेकारू हैं, जेकारू में आपके ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के क्षेत्र में प्रशिक्षु या फिर श्रमिक होते हैं, उसे आपके जेकारू कहते हैं। फिनका है ये कि कोलंबिया में कॉफ़ी के जो फार्म होते हैं उसे आपके फिनका कहते हैं। फेजेंडा हमने देखा ब्राज़ील में, फेजेंडा कहते हैं जो ब्राज़ील में कॉफ़ी होती है, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं या फिर फार्म होते हैं, ब्राज़ील में कॉफ़ी के आपके जो फार्म होते हैं उन फार्म को, कॉफ़ी के फार्म को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं, इसे फजेंडा कहते हैं। साथ में फिनका है, ये फिनका कहते हैं कोलंबिया में कॉफ़ी के फार्म को। आपके जो फिनका है, फिनका कहाँ पर, फिनका कहते हैं आपके कोलंबिया। हमने ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन क्षेत्र है उसे प्रशिक्षुक होता है या फिर श्रमिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जेकारू कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ पालन के क्षेत्र से संबंधित है प्रशिक्षु और श्रमिक, जिसे जेकारू कहते हैं। फैला क्या है, मिस्र के किसान होते हैं ना, मिस्र के किसान को फैला कहते हैं। क्या कहते हैं, फैला कहते हैं, फैला। मिस्र का किसान फैला। आपके जो सेंटोस है, ये सेंटोस कॉफ़ी निर्यात बंदरगाह है जो कि ब्राज़ील का है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी निर्यात का आपके बंदरगाह, कॉफ़ी निर्यात का आपके जो ब्राज़ील में कॉफ़ी निर्यात का बंदरगाह है, जिसे आपके क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपके सेंटोस कहते हैं, सेंटोस कहते हैं इसे। ब्राज़ील में कॉफ़ी के आपके कॉफ़ी के निर्यात के लिए जो बंदरगाह हैं, सेंटोस। ट्रक फार्मिंग देखा, ट्रक के माध्यम से हमने निकटवर्ती क्षेत्रों में सब्जियों को पहुंचाना होता है। कोल खोज है या फिर कोल खोज है, ये आपकी सामूहिक कृषि प्रणाली है। इसे आपके सोवियत संघ से प्रारंभ हुई, उसे क्या कहते हैं, कोल खोज कहते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रहण और आखेट मानव के प्राचीनतम आपकी ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। इन गतिविधियों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती थी। निम्न स्तरीय जो आपकी टेक्निकल ज्ञान होता था उसकी आवश्यकता होती थी। प्रति व्यक्ति आपकी उत्पादकता कम होती थी और भोजन अधिशेष नहीं रहता था। ठीक है ना, काटो खाओ ये काम रह गया था। भोजन संग्रहण विश्व के 2 भागों में आपके किया जा सकता है। एक उच्च अक्षांशों के क्षेत्र में जहाँ पर उत्तरी कनाडा है, उत्तरी यूरेशिया है, दक्षिणी चिली है आते हैं, और एक निम्न अक्षांश क्षेत्र जहाँ पर आपके अमेजन बेसिन आते हैं, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, ये दक्षिणी पूर्वी के जो एशिया का आंतरिक प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आता है। तो भोजन संग्रह आपके विश्व के 2 भागों में किया जाता है। 2 भागों में आपके प्रमुख रूप से किया जाता है।
जिसकी अपन बात करें तो एक उच्च अक्षांश के क्षेत्र आता है। उच्च अक्षांश के क्षेत्र में आपके उत्तरी कनाडा आएगा, उत्तरी यूरेशिया आएगा और दक्षिणी चिली आएगा, ठीक है ना। चिली आएगा, चिली का दक्षिणी क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। उत्तरी यूरेशिया आएगा, साथ में उत्तरी कनाडा आएगा। वहाँ पर अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं जो निम्न अक्षांश के आपके क्षेत्र होंगे, इसके अंतर्गत अमेजन का बेसिन आएगा, वो पिछली बात है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं साथ में आपके जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया हैं, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के आपके जो आंतरिक क्षेत्र हैं, साथ में आपके ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और यहाँ पर प्रमुख बातें रहने वाली हैं। निर्वाण संग्रहण के क्षेत्र हमने देखे जो कि आपके प्रमुख रूप से फैले हुए हैं। अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है और एशिया का ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कृषि का वितरण। कृषि के वितरण के बारे में अपन बात करते हैं। कृषि के वितरण में सबसे पहले अपन बात करते हैं एशिया के बारे में। एशिया एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला एक महाद्वीप है, ये हमें सबको पता है। और एशिया संस्कृति को कृषि प्रधान संस्कृति कहा जाता है, इसमें भी कोई आपके डाउट नहीं है। एशिया की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि और उससे संबंधित जो कार्य हैं उस पर निर्भर है, इस पर भी कोई डाउट नहीं है। जापान है, कोरिया है, सिंगापुर है और पश्चिमी जो एशिया के देशों को छोड़ दो, अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है। तो आपके जो प्रमुख रूप से जापान, जो कोरिया वो और सिंगापुर आगे निकल चुके हैं, और साथ में जो पश्चिमी एशिया जहाँ पर क्या है अन्न उपजाऊपन ज़्यादा है, उन जगहों को छोड़ दो जहाँ पर तेल वगैरह ज़्यादा होता है, तो वहाँ छोड़ दो। तो अधिकांश देश है यहाँ पर अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है। विश्व के 60% से अधिक जनसंख्या आपके एशिया में निवास करती है। लगभग 60% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर कहाँ पर निवास करते हैं, एशिया में। जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि की आवश्यकता बहुत जरूरी है, इस बात से समझ आता है। कृषि से औद्योगिक आपके विकास के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है और कृषि है, इस कृषि से ही औद्योगिक विकास के लिए आपके कच्चा माल प्राप्त होगा, ठीक है ना। चीनी बनाना है तो गन्ना चाहिए, ठीक है ना। एथेनॉल बनाना है तो गन्ना चाहिए, सारी चीज़ों के लिए। कृषि उत्पादन के लिए निर्यात से विदेशी मुद्रा आपके प्राप्त होती हैं। कृषि उत्पादन है, इन उत्पाद करते हैं, जब निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्राएं ये प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की, चावल के बारे में बात ही करते हैं। चावल के मामले में बात करें तो एशिया खाद्यान्न के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चावल के लिए एशिया आपके खाद्यान्न है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और एशिया सबसे बड़ा आपके अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न ही चावल है। तो सबसे ज़्यादा एशिया में चावल खाते हैं। एशिया संस्कृति को चावल की संस्कृति भी कहते हैं, क्यों यहाँ पर चावल बहुत गप खाते हैं और खूब बोते हैं। विश्व का लगभग 90% चावल है एशिया में ही पैदा होता है, अधिक पैदावार है, 90% तक तो यहाँ पर पैदावार है और गप ज़्यादा भी खाते भी चावल है, इस कारण इसे चावल संस्कृति के नाम से जानते हैं। चावल एशिया का मूल पौधा है, चावल एशिया का ही मूल पौधा है, तभी आपके 90% होता है। दक्षिणी जो पश्चिमी एशिया है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और साइबेरिया को छोड़ दो, लगभग पूरे एशिया में चावल की कृषि होती है। एक तो आपके एशिया का हिस्सा कौन सा, दक्षिणी आपके जो ये पूर्वी हिस्सा है, सॉरी दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, और साथ में साइबेरिया है। साइबेरिया के उस आपके ठंडे चिल जगह को छोड़ दो तो आपके प्रमुख रूप से पूरे एशिया में चावल की कृषि होती है। आदर्श दशा कैसी है कि उष्ण आर्द्र जलवायु हो, उपजाऊ नदी डेल्टा प्रदेश हो, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। चिकनी काली मिट्टी में तो बहुत ही पानी ज़्यादा रुकता है और पानी भी आपको रोक रोक कर ये खेती की जाती है। मैदान एवं नदी घाटियों की आपके जालोड़ मिट्टी है, वो बहुत इसके लिए उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें क्या नमी बनी रहती है, पानी पड़ा रहता है और प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन होना चाहिए। उष्ण आर्द्र जलवायु, प्रमुख आपके उत्पादन देश में चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, फिलीपींस है, जापान है। ये सारे आपके चावल के उत्पादन के प्रमुख देश हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, जापान। जापान, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत, चीन, भारत। जनवरी 2026 में भारत 150 मिलियन आपके टन के साथ विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कर्ता बन गया है, ठीक है ना। तो आपके जनवरी 2026 में 150.18 मिलियन टन एमटी आपके उत्पादन के साथ चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। फिलीपींस के आपके लॉस बानोस में अंतर्राष्ट्रीय चावल के अनुसंधान संस्थान स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो चावल के अनुसंधान संस्थान है जो कि फिलीपींस के आपके लॉस बानोस में है, फिलीपींस के लॉस बानोस में, फिलीपींस के लॉस आपके बानोस में स्थित है। फिलीपींस के लॉस बानोस में अंतर्राष्ट्रीय चावल की अनुसंधान संस्था है। IRRI की स्थापना आपके 1960 में की और स्थापना फोर्ड आपके एवं रॉक फेरल फाउंडेशन के सहयोग से हुई, ठीक है ना। तो IRRI की स्थापना 1960 में फोर्ड
एवं आपके रोक फेरल हैं, रोक फेरल के आपके फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। थाईलैंड है, पाकिस्तान है, वियतनाम चावल का निर्यात करते हैं। थाईलैंड करता है, पाकिस्तान करता है, वियतनाम है, चावल का निर्यात करता है। चीन और भारत अधिक उत्पादन के बावजूद अधिक निर्यात नहीं करता, क्योंकि जितना बोता उतना गपा गप लोग खा जाते, गपा गप लोग खा जाते। ये चावल की बातें थी। चावल की तमाम बातें हमने करी, काम तमाम हमने चावल का कर दिया कि एशिया का खाद्यान्न उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा इस पर उत्पादन होता है। 90% एशिया में उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। चावल एशिया का मूल पौधा है, इसलिए हम कहते हैं चावल संस्कृति को, एशिया संस्कृति को चावल संस्कृति कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, साइबेरिया को छोड़ दो, बाकी में एशिया में पूरे में चावल कृषि होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु हो जाए, उपजाऊ आपकी नदी डेल्टा मिल जाए, मैदान और नदी घाटियों की जालोड मिट्टी प्राप्त हो जाए, या फिर चिकनी काली मिट्टी प्राप्त हो जाए, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखें, प्रमुख उत्पादन देश में चीन है, भारत देखने को मिलता है इंडोनेशिया के साथ में, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, जापान देखने को मिलता है। आपके जनवरी 2026 में भारत 150.18 मिलियन टन के साथ में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, और ये बातें हमने देखी प्रमुख रूप से। अगली हम बात करते हैं गेहूं की, वीट के बारे में बात करते हैं। अभी हमने राइस के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं वीट के बारे में। वीट के बारे में बात करते हैं, यानी कि गेहूं के बारे में बात करते हैं। गेहूं एशिया का दूसरा सर्वाधिक आपके खाया जाने वाला उत्पादन है। जहाँ पर चावल नहीं, वहाँ पर गपा गप फलका जी में, कहाँ जी में, फलका जी में, यानी कि गेवरा रोटी जी में। बड़े आंतरिक भागों और उत्तरी भागों में गेहूं की कृषि होती है। जो बड़े ठंडे आंतरिक भाग होते हैं, ठंडे आंतरिक भागों में, और उत्तरी जो भाग है, उत्तरी भागों में आपके गेहूं की कृषि होती है। थोड़ा ठंडे वाला इलाका चाहिए, आपकी रबी की फसल रहती है प्रमुख रूप से। चीन और भारत में आपके विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में चीन और भारत आता है। रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की में भी गेहूं की कृषि होती है। रूस में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, कजाकिस्तान, तुर्की वगैरह में भी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चाय के बारे में, टी के बारे में बात करते हैं। टी के बारे में, चाय एशिया की आपके प्रमुख व्यापारिक फसल में आती है। तो चाय क्या है, टी है ना, चाय एशिया की प्रमुख जो व्यापारिक फसलें हैं, प्रमुख एशिया की व्यापारिक फसलों के अंतर्गत चाय भी आती हैं। इसकी कृषि बागान बनाकर भी आपकी की जाती हैं, जिससे बागान आपके जो बगाती कृषि भी कहते हैं इसे। और विश्व में 90% आपके अधिक चाय है जो एशिया में ही पैदा होती है। जिस प्रकार से 90% आपके चावल यहाँ पर पैदा होता है, ठीक वैसे यहाँ पर 90% आपके चाय हैं जो उत्पादन यहाँ पर होती है। आदर्श दशाएं देखें तो आपके 600 से 18 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, अधिक ऊंचाई पर ये सही होती है, इसलिए ये पर्वतीय घाटियाँ कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, इससे समझ आता है। फिर यहाँ पर अधिक जल की आपकी आवश्यकता होती है, और वहाँ पर ही अधिक वर्षा होती है, आपको पता है। जड़ों में आपके जल रुकना नहीं चाहिए। जड़ों में क्या है, जल रुकना नहीं चाहिए। तो पहाड़ी के जो घाटी है, घाटी क्षेत्र में, ढलान के क्षेत्र में ये प्रमुख रूप से की जाती है, ठीक है ना। और ढालों पर बगान बनाकर इस पर की जाती हैं। भारत में चाय के बारे में बात करें, असम सबसे बड़ा आपके चाय उत्पादन का राज्य है। दार्जिलिंग की चाय विश्व की प्रसिद्ध चाय है, और नीलगिरी जो पर्वत है दक्षिण की तरफ भारत में, उस पर भी चाय की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। यहाँ पर अन्य क्षेत्र में श्रीलंका में आपके कैंडी क्षेत्र हैं, और इंडोनेशिया में आपके जावा क्षेत्र हैं। तो श्रीलंका का कैंडी क्षेत्र है चाय के लिए, और साथ में इंडोनेशिया के जावा द्वीप है। ये जावा द्वीप ही आपके इसके अंतर्गत रहने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कुछ मिसपाठ कर दिया दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, किस प्रकार की जलवायु इसके लिए होनी चाहिए, गेहूं के लिए तो मिस नहीं किया, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखो, किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, जैसे कि हमने देखा चावल के लिए। पर्वतीय और आपके लेटेराइट मिट्टी होनी चाहिए, पर्वतीय और लेटेराइट, क्योंकि पर्वत की घाटियों में तो ये होती है, ऑब्वियसली बात है, पानी रुकना नहीं चाहिए। प्रमुख उत्पादन देश भारत और चीन है, चीन और भारत है, ठीक है ना। पाला होना चाहिए, ठंडी हवा है, ये हानिकारक होता है। पाला और आपके ठंडी हवाएं हैं, हानिकारक है, हानिकारक है। पाला और आपकी ठंडी हवाएं हानिकारक हैं। पर्वतीय और लेटेराइट मिट्टी है, उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए। प्रमुख आपके देशों में हमने बात करी। हमने भारत में भी और भी बात कर सकते हैं। नीलगिरी हमने बात कर ली, दार्जिलिंग की प्रसिद्ध चाय देख ली, असम की चाय देख ली। असम सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक है। केरल है इसके अंतर्गत, कर्नाटक भी रहता है, और साथ में तमिलनाडु है, जो कि आपके प्रमुख रूप से दक्षिण के हिस्से हैं। इसमें आपके नीलगिरी भी आपको एक याद रखना है, नीलगिरी, ठीक है ना। और दार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड फेमस है। श्रीलंका का कैंडी है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, साथ में आपके ताइवान का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, और जापान का होन्शु द्वीप है। ये भी आपके चाय के लिए मामला बैठता है यहाँ पर। जापान का कौन सा हो जाएगा, होन्शु द्वीप, जापान का होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप चाय जापान का हो जाएगा। और साथ में ताइवान का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा ताइवान के लिए, ताइवान का उत्तरी जो पश्चिमी हिस्सा है ताइवान का, यहाँ पर टी होती है। और आपके क्षेत्र देखा हमने कौन सा, इंडोनेशिया का जावा और श्रीलंका का कैंडी। अब अपन बात करते हैं रबर की। रबर के बारे में बात करते हैं तो रबर भूमध्य जो रेखीय जलवायु से संबंधित पौधा है, ठीक है ना। इसका मूल स्थान ब्रा नदी घाटी है। कौन सी नदी घाटी है, रबर रबर ब्र ब्रा, ठीक है ना, रबर ब्रा।
औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आपके इसके प्रसार दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में किया गया। जो दक्षिण है और साथ में दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा है, इस हिस्से में आपके जो आए कौन आए, ये सब आए आपके औपनिवेशिक शक्ति आई, उनके द्वारा इसका प्रसार किया गया। व्यापारिक फसल है आपकी वर्ल्ड का आपके 92% से अधिक आपके रबड़ है जो कि एशिया में होता है, ठीक है। 92%, 90% तो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर चाय भी होती है, 90% से ऊपर यहाँ पर चाय भी होती है। यहाँ पर आपके प्रमुख रबड़ भी बात करी हमने बात करी चाय, यहाँ पर चावल भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत आपके बहुतायत रूप से देखने को मिलता है। थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबड़ आपके उत्पादक देश है। थाईलैंड आपका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। थाईलैंड आपके सबसे बड़ा उत्पादक देश हमने देखा, ठीक है ना, सबसे बड़ा उत्पादक देश देखा हमने। थाईलैंड को हमने, पाकिस्तान को और वियतनाम को अपने चावल के निर्यात के लिए भी देखा था, चावल के निर्यात के लिए भी इनको देखा था। और यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक देश है। इंडोनेशिया दूसरा सबसे बड़ा आपके रबड़ का उत्पादक देश है। दोनों देश मिलकर लगभग विश्व का 60% आपके रबड़ उत्पादन करते हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया लगभग मिलकर 60% आपकी करते हैं रबड़ का उत्पादन। रबड़ वृक्ष को थोड़ा काट कर उसका दूध एकत्रित किया जाता है और दूध से रबड़ बनाया जाता है। तो उसके पौधे से काट कर, ऐसा नहीं आप गाय के दूध से बना दीजिए, नहीं बढ़ेगा। रबड़ का आपके उत्पादन देश और उत्पादन प्रतिशत, थाईलैंड में 31% और आपके इंडोनेशिया में 28%। टोटल मिला के इन दोनों को देख ले तो लगभग 60% ये उत्पादन करता है। अन्य में आपको मलेशिया मिल जाएगा, भारत देखने को मिलेगा, वियतनाम है, चीन है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, ये भी रबड़ के उत्पादन करते हैं। लेकिन आपके थाईलैंड और इंडोनेशिया ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। थाईलैंड तो 31% करता है, इंडोनेशिया 28% करता है। तो थाईलैंड सबसे ऊपर है, फिर इंडोनेशिया, दोनों मिलकर बहुत गजब का उत्पादन करते हैं रबड़ का। रबड़ की बातें ये थी। 92% लगभग ऐसे आपके इसके उत्पादन करता है। व्यापारिक फसल प्रकार की फसल है, भूमध्य जलवायु से संबंधित पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कपास के बारे में, कॉटन के बारे में बात करते हैं। कपास एक औद्योगिक फसल है। कपास एक किस प्रकार की फसल है, तो ये एक औद्योगिक फसल है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने रबर देखा था कि रबर एक व्यापारिक आपके महत्व की फसल थी, वैसे ही कपास एक औद्योगिक फसल है जो कि सूती वस्त्र के उद्योग का विकास कपास पर आधारित है, इसलिए आपके सफ़ेद सोना कहते हैं। द वाइट गोल्ड कॉल्स टू आपके कॉटन बिकॉज दैट आपके जो सूती वस्त्र उद्योग है ये इस पर आधारित है। ये आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु का आपके पौधा है। तो उष्णकटिबंधीय किस प्रकार की उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इससे पता चलता है कि लगभग ये खरीफ की फसल होगा। पाला पड़ना इसके लिए हानिकारक है, ये भी एक इसका आपको उदाहरण पता चल जाएगा। सर्दियों में पाला जब ज़्यादा पड़ता है तो ये कपास लगभग आपके किसमें, खरीफ की फसल समझ में आती है। पकते समय वर्षा होना भी क्या है इसके लिए हानिकारक होते हैं। जो फूल होते हैं ये काले पड़ जाते हैं आपके जो है, तो इसकी वाइटी सफ़ेदी चली जाती है और इसका मुलायम बना चला जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोच्च होती है आपके, काली मिट्टी तो इसके लिए गोल है। कपास एशिया का मूल पौधा है और लगभग 60% कपास है जो एशिया में पैदा होता है। तो एशिया में अगर कपास के बारे में बात करें तो 60% आपके जो एशिया में कपास उत्पादन होता है। और एशिया के प्रमुख उत्पादक देशों में बात करें तो चीन है, भारत है, पाकिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ये क्षेत्र आपको देख रहे हो किस प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। तो चीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपके यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान और ईरान प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाए, देश हो जाएंगे किसके लिए, आपके कॉटन के लिए, कपास के लिए। अगली अपन अगर बात करें जूट के लिए, तो जूट एक इसे पटसन या फिर सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये भी एक उष्णकटिबंधीय डेल्टाई क्षेत्रों का फसल है। विश्व में जूट सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है और बांग्लादेश देश में होता है। भारत और बांग्लादेश में विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और प्रमुख रूप से जो सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके जूट का अधिक उत्पादन होता है। यानी कि वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत और बांग्लादेश में मिलकर विश्व का लगभग 97% आपके जूट उत्पादन होता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। भारत में पश्चिम बंगाल हमने देखा कि सबसे बड़ा आपके जूट उत्पादक राज्य रहता है और इस बार भी आपके अभी तक ये कायमी है। तो 97% तक भारत और बांग्लादेश करता है। तो एशिया में मामला काफ़ी फिट है जूट के लिए। पटसन या फिर इसे सुनहरा रेशा कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जो डेल्टाई क्षेत्र है। तो आपको पता होगा वहाँ पर जो बांग्लादेश और भारत की सीमा पर प्रमुख रूप से डेल्टाई क्षेत्र तो देखने को मिलता है। बहुत सारी नदियाँ आकर वहाँ पर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, ये मामला था, ये था जूट का मामला। अब हम गन्ने के बारे में बात करते हैं।
गन्ना विश्व के 36% आपके जो गन्ना है, 36% गन्ना आपके उत्पादन एशिया में ही होता है। 36% गन्ना आपके एशिया में उत्पादन होता है। उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, यानी कि पानी और आपकी आर्द्रता अच्छी चाहिए, इसे अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है इसमें। तो बहुत अच्छे से पानी की चाहिए होती है, आर्द्रता चाहिए होती है, और आर्द्रता आपके बरसात के सीजन में होती है। ब्राज़ील के भारत और आपके चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे उत्पादक हैं। भारत के बाद भारत और चीन आपके दूसरे और तीसरे, यानी कि भारत आपके सेकंड नंबर पर गन्ना उत्पादन में रहता है। एशिया में इसका 36% है। उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। ब्राज़ील में सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। लेकिन ब्राज़ील के बाद भारत और चीन सेकंड एंड थर्ड नंबर पे हैं। प्रमुख गन्ना उत्पादन देश में भारत है, फिर चीन है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, तुर्की है, म्यांमार है। गन्ने तैयार करने में आपके 11 से 12 माह समय लग जाता है। सबसे लंबे वर्धन काल वाली फसल है। तो सबसे लंबे आपके वर्धन काल वाली फसल हैं। वर्धन काल देख सकते हैं 11 से 12 महीने तो इसमें लगते हैं आपके प्रमुख रूप से। तो आपकी ये बात थी गन्ने के लिए। गन्ने की शुगर केन के बारे में बात करी भाई साहब, हमने गन्ने के बारे में बात करी। गन्ने के बाद अपन बात करते हैं कोकोनट के बारे में। कोकोनट में विश्व के 90% से अधिक नारियल का उत्पादन एशिया में होता है और लगभग 80% नारियल केवल 3 देश में ही होता है। तो देखो नारियल के बारे में बात कर रहे हैं। नारियल कोकोनट में एशिया का अच्छा खासा आपके मामला है। नारियल में एशिया में 90% होता है, इसमें 90% एशिया में होता है, और उसमें से 3 आपकी जो कंट्री है उसमें 80% हो जाता है इसका नारियल का। तो जिसमें सबसे ज़्यादा आपके इंडोनेशिया में है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है। और उसके बाद हमने देखा भाई फिलीपींस में होता है 26% तक। तो फिर हम भारत की बात करें तो 21% तक नारियल उत्पादन होता है। 21%, 26% होता है फिलीपींस में, 33% इंडोनेशिया में। ये तीनों मिलकर आपके 80%, ये तीनों मिलकर आपके क्या करते हैं, तीनों मिलकर आपके प्रमुख रूप से आपके प्रमुख रूप से 80% तक आपके उत्पादन करते हैं नारियल का। अस्सी % उत्पादन इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, वियतनाम, पापुआ और आपके थाईलैंड है, ये भी इसका उत्पादन करते हैं। अब अपन बात करते हैं गन्ने के बाद हम बात करते हैं भाई साहब तंबाकू के बारे में। विश्व में गन्ने के बारे में समझ आ गई ना। तंबाकू के बारे में बात करते हैं। विश्व में तंबाकू सर्वाधिक आपके उत्पादन चीन करता है। चीन सबसे ज़्यादा आपके तंबाकू का उत्पादन करता है। चीन का 54% आपके योगदान है। 54% चीन का योगदान है। भारत का योगदान है 15%। 15% आपके तंबाकू है, टोबैको है, ये आपके भारत स्थापित करता है, उत्पादन करता है। और आपके योगदान चीन का सर्वाधिक है 54%। स्पाइसेस के बारे में देखें तो मसाले एशिया में ही सबसे ज़्यादा होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा आपके मसाला उत्पादक देश है। केरल में सबसे बड़ा आपके उत्पादन राज्य है भारत का, और केरल विश्व का मसालों का आपके बगीचा कहा जाता है। केरल को आपके विश्व का मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। और मसालों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में देखें तो केरल में प्रमुख रूप से लौंग होता है, इलायची होती है, दालचीनी होती है, जायफल होता है, तेज पत्ता होता है। तो लौंग, इलायची के अलावा दालचीनी के जायफल, तेज पत्ता, ये सारे आपके केरल में होते हैं। केरल में और धनिया, जीरा और मेथी है प्रमुख रूप से सब्जी वाले। तो ये धनिया, जीरा, मेथी है राजस्थान में आपके अच्छे खासे होते हैं। तो ये एशिया के हमने प्रमुख रूप से फसलें देखी, जिसमें मसाले हैं, तंबाकू हैं, नारियल हैं। नारियल तो आपके 90% एशिया में होता है, ठीक है ना। एशिया में हमने देखा चावल भी 90% के आसपास होता है। हमने देखा चाय भी लगभग यहाँ पर इतनी होती है। हमने 92% एक चीज़ और देखी थी, वो आप आगे देख लेंगे, ठीक है ना। गन्ना हमने देखा भाई साहब, गन्ना 36% होता है। जूट बहुत अच्छा खासा एकाधिकार है। भारत और बांग्लादेश मिलकर विश्व का 97% आपके जूट का उत्पादन कर देते हैं। कपास 60% आपके एशिया में पैदा होता है, अच्छा खासा है। पाला पड़ना इसके लिए हानिकारक होता है। कपास में भी आपके हमने देखे प्रमुख देश, जिसमें चीन, भारत हैं, ठीक है ना। रबड़ हमने देखा, रबड़ आपके 92%, हाँ। एक आपके चावल हैं, चाय हैं, रबर हैं, ओके। और चावल, चाय, रबर और नारियल, ठीक है ना, ये भी 90% के हैं, ठीक है साहब। रबड़ के पहले हमने चाय देखा, गेहूं देखा, गेहूं की हमने बात अच्छी खासी करी, चावल की बात करी, 90% उत्पादन होता है। ये एशिया का जो हमने बदे मामला था,
कृषि से संबंधित एशिया का मामला देख लिया था इस कक्षा में। यहाँ तक एशिया देख चुके हैं, अगली कक्षा में अपने उत्तरी अमेरिका से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।